बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम स्पीकर्स कॉर्नर में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शबीर चौधरी। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले अपने मेहमान का तारुफ, मेरे मेहमान हैं जनाब सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब, जो कि स्विट्ज़रलैंड से तशरीफ़ लाए हैं। UKPNP के चेयरमैन हैं, इसके अलावा JKIPA के सेक्रेटरी जनरल हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू। और आज का जो टॉपिक है कश्मीर डिस्प्यूट एंड कश्मीरी नेशनलिज्म। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि इनको भी कहूँगा और दूसरे दोस्तों को भी कहूँगा कि मेरी टाई पर तनकीद नहीं करनी। ये एक दोस्त ने भेजी है तोहफे के 2 बार ब्रैडफोर्ड से जऊर साहब ने। इस ताकीद के साथ कि मैं आज इसको पहनूँ तो मैंने पहन ली है। तो नो क्रिटिसिज्म ऑन माई टाई, ठीक है जनाब। तो जनाब शौकत साहब, आज हम 1 to 1 कर रहे हैं प्रोग्राम। तो मैं ये चाहूँगा कि आप खुलकर आज बात करें, कश्मीरी कौम को, कश्मीरी लोगों को, तंजीमों को एनलाइटन करें। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके नज़दीक जो कश्मीर की जो स्ट्रगल है, कश्मीर डिस्प्यूट है क्या, उसको इन्हें डिस्कस करके फिर बात आगे चलाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ अपने प्रोग्राम में दावत दी, और इस यकीन के साथ कि मैं आपकी टाई के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है, और इतना सा कहूँगा कि आपको बहुत खूबसूरत लग रही है टाई। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि कश्मीर का कज़िया है क्या, मसला क्या है, तनाज़ा क्या है, अगर बहुत ही मुख्तसर लफ्ज़ों में कहूँ तो रियासत जम्मू कश्मीर जो 1846 में इसकी बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन किया गया ट्रीटी ऑफ अमृतसर के में कि ये रियासत जम्मू कश्मीर है। और ज़िमनन अर्ज़ कर दूं कि जो लफ्ज़ कश्मीर है ये किसी भी इलाके का नाम नहीं है। जैसे श्रीनगर है, एक सिटी है, जम्मू एक सिटी है, पुंछ एक सिटी का नाम है, वादी कश्मीर। वादी कश्मीर जो है उसको वादी कहा जाता था, लेकिन चूँकि एक डेवलप या रियासत के काम का आगाज़ जो है वो वैली से हुआ। उसका श्रीनगर जो कदीम मस्कन रहा है हमारे बादशाहों का, या रियासत की तश्कील में जो समझें कि रियासत के बाकी एरियाज जो है वो श्रीनगर एक सेंट्रल पॉइंट था या दारुल हुकूमत था। लेकिन कश्मीर किसी ख़ास एरिया का नाम नहीं है। लेकिन 1846 की ट्रीटी में आप ये कह सकते हैं कि कश्मीर को रीनेम किया गया और इसका नाम जम्मू कश्मीर पड़ा। तारीख़ है, अगर 1846 से पीछे चला जाए तो वहाँ रियासत तक का, जब रियासत कहा ही जाता था तो उसका मतलब कश्मीर होता था। अब उसकी चूँकि बाउंड्रीज़ डिफ़ाइन नहीं थी, इलाके घटते बढ़ते रहे हैं, लेकिन 1846 की ट्रीटी में ये तय किया गया कि ये रियासत जम्मू कश्मीर है। जिसमें 1846 के बाद भी तो इसके रकबे में तब्दीली आई है ना, कुछ इलाके हासिल किए गए, कुछ छोड़े गए। नहीं, वो उस पे मैं बाद में आऊँगा। क्योंकि उस इब्तदाई ट्रीटी में चूँकि ये जो हज़ारा था ये रियासत जम्मू कश्मीर के का ही पार्ट था, लेकिन उस वक्त भिम्बर जो स्टेट थी ये उसमें नहीं थी। और बाद अज़ां जो एक तबादला हुआ कि भाई इस हज़ारा को छोड़ दिया गया और भिम्बर को, चूँकि तारीख़ी तौर पर अगर आप देखें तो ये जो आज जम्मू कश्मीर है, वन वे आर दी अदर वे, ये किसी न किसी शक्ल में पार्ट ऑफ ए स्टेट रहा है। फिर आप इसको आके चलते हैं भाई, कज़िया है क्या, तो उसके बाद है यूँ समझें कि जो भी उसके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले थे वो सारे जम्मू कश्मीर की सरहदों का एहतराम करते थे। और जो भी हुकूमत रही है, चूँकि ज़ाहिर है कि वो कोई जमहूरी हुकूमतें तो नहीं थी उस वक्त, पूरी दुनिया में बादशाहों का दौर था और कश्मीर के अंदर भी एक शख्सी राज था और एक शख्स जो है वो कुल्ली तौर पर मालिक था, हुक्मरान था, उसी को लेजिटिमेसी हासिल थी। हम किसी एतबार से भी ये नहीं कहेंगे कि वो कोई प्रो पीपल कोई गवर्नमेंट थी, लेकिन बहरहाल है उस ट्रीटी ने बुनियादी तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर को एक कौमी रियासत बनने की बुनियादें फराहम की।
बाद अज़ां आपको पता ही है कि हिंदुस्तान और पाक मतलब जो ब्रिटिश इंडिया था, इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दो पार्टियां थी। और ये कॉलोनियल राज के ख़िलाफ़ कांग्रेस थी, और जो ये कहती थी कि हम बरतानिया को यहाँ से चला जाना चाहिए और हम इस खिते के जो बसने वाले लोग हैं वो अपने हुक्मरान और अपनी हुक्मरानी और अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी जो है वो उनको बरकरार रखने का हक़ हासिल है। लेकिन मुस्लिम लीग का जो मुतालबा था कि भाई हम मुसलमानों को बाज़ियत जो मुसलमान हैं उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जो है एक वसी तर हिंदुस्तान में नहीं हो सकता, लिहाजा मुस्लिम लीग ने एक मुस्लिम कौम परस्ती का परचम उठा लिया और एक अलग मुल्क का मुतालबा किया, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान में कट शॉर्ट टू बी ब्रीफ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो मुल्क बन गए। पाकिस्तान के क़याम में जो हावी रुझान था वो थी मुस्लिम कौम परस्ती, और हिंदुस्तान में जो कांग्रेस का जो परचम था उसका नारा सेकुलरिज्म था, डेमोक्रेसी थी, सोशलिज्म था। इन पाकिस्तान का क़याम जो है ज़ाहिर है दो कौमी नज़रिए की दो कौमी नज़रिए। आया इसका इतलाक़ जो है वो रियासतों पर और रियासत जम्मू कश्मीर पर होता था? नहीं, देखिए उसमें जो है ना, ये जो 3 जून जो पार्टीशन प्लान है या इंडिपेंडेंट एक्ट जिसे कहते हैं 1935 का, उसमें जो है वो रियासतों के बारे में एक वाज़ेह वाशगाफ दो टोक कानून मौजूद था कि रियासतों के मुस्तकबिल का फैसला रियासतों के हुक्मरानों ने करना है। और इत्तेफाक ये था कि मुस्लिम लीग का और बरतानिया का जो है वो मौक़िफ़ एक था, और वो ये अख्तियार हुक्मरानों को देना चाहते थे, वेयर एज़ कि कांग्रेस का मौक़िफ़ ये था कि ये रियासतों के अवाम का हक़ होना चाहिए, राजाओं और महाराजाओं को ये हक़ नहीं होना चाहिए, या जो प्रिंसली हेड हैं, चूँकि ये कोई अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस के इस मुतालबे को नहीं माना गया, और इस बात को तस्लीम किया गया कि रियासतों के मुस्तकबिलों का फैसला जो है वो रियासत के हुक्मरान ही करेंगे। और दो कौमी नज़रिए का दो कौमी नज़रिए का इतलाक़ जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन पर नहीं होता था। यानी दूसरे उसमें जो हमारे भाई ये कहते हैं कि चूंकि मुसलमानों के लिए बना था पाकिस्तान, देयरफॉर कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, वो गलत बयानी कर रहे हैं? देखिए, आप जो 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 पाकिस्तान जो बना या जो हिंदुस्तान जी इनकी जो टेरिटरी डिफाइन हुई, तो उसके साथ जो बाउंड्री कमीशन बना, तो आप ये देखिए कि पंजाब के गाँव भी तकसीम हुए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तफसील में जाए नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर उसका इतलाक़ होता तो फिर तो बरतानिया जो है वो कश्मीर के अंदर भी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन जो है वो उसी तकसीम के अमल में उसी बाउंड्री कमीशन को ये अख्तियार भी होता कि वो रियासत में जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएं, और जो हिंदुस्तान जो नॉन मुस्लिम्स हैं या जो जहाँ जहाँ हिंदू मेजॉरिटी है वो हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएं। तो ऐसा ना होना ही इस बात की दलील है कि जो लोग ये कहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर चूँकि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है लिहाजा उसको पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था, वो तारीखी हक़ाइक़ के बग़ैर बात करते हैं, तारीख़ के ख़िलाफ़ बात करते हैं, और वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशों का इज़हार करते हैं। उसका ताल्लुक़ तक़सीम हिंद के ना फार्मूले से कोई ताल्लुक़ है और ना ही दो कौमी नज़रिए का इतलाक़ जो है वो प्रिंसली स्टेट पे होता था, और जम्मू कश्मीर पे भी उसका कोई इतलाक़। फिर दूसरी बात ये भी है कि अगर इतलाक़ होता तो जूनागढ़ जो कि नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी थी उसका जो है ना इलाक़ कायदे आज़म कभी भी पाकिस्तान के साथ कबूल ना करते। बिल्कुल। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये तकसीम हो जाए, तकसीम हिंद हो जाती है, तकसीम हिंद हो जाती है, रियासत जम्मू कश्मीर। और उसके बाद जो है वो महाराजा जो हरी सिंह थे उन्होंने दोनों हुकूमतों के साथ, हिंदुस्तान के साथ दो नई जो मुमलकतें मार्ज़ वजूद में आई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, उनके साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है वो महाराजा के साथ किया, और हिंदुस्तान ने कहा कि हम इस पे भी मुज़ाकरात करेंगे और भी बहुत सारी जो क्लैरिटीज़ हैं। तो हिंदुस्तान ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन नहीं किया, लेकिन ये नहीं कि उसको कोई रिजेक्ट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने उसमें पहल की और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब ये था कि रियासत जम्मू कश्मीर की जो बाउंड्रीज हैं उनको हम तस्लीम करते हैं, और जो पाकिस्तान की बाउंड्रीज हैं उनको रियासत जम्मू कश्मीर तस्लीम करती है, और जो ट्रेड रूट्स हैं उनमें किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं होगी रियासत की तरफ से, बल्कि वो एज इट इज़ रहेंगे। दोनों एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे।
लेकिन हुआ ये कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बाद उसकी खिलाफ वर्जी शुरू हो गई और जो चीज़ों की तरसीद थी, जो तजारत थी, पाकिस्तान, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने, और जिस पे महाराजा जो है वो प्रोटेस्ट करता रहा। लेकिन उसके प्रोटेस्ट को किसी खातर में लाए बगैर 22 अक्टूबर को जो ट्राइबल कुछ जो ट्रुप्स थे वो तैयार किए गए और उन्हें रियासत जम्मू कश्मीर में दाखिल किया गया। मैं इसमें थोड़ी सी आपकी तवज्जो इस जानब भी मबजूल करूँगा कि उस वक्त सूबा सरहद होता था, इसका नाम खैबर पख्तूनख्वा नहीं होता था, लेकिन जो आज का खैबर पख्तूनख्वा है ये उस वक्त सूबा सरहद कहलाता था। इसके गवर्नर जो है वो जॉर्ज के नंगम थे और डॉक्टर खान की हुकूमत को ख़त्म करके, यानी पहली पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के क़याम के बाद जिस जमहूरी हुकूमत का ख़ात्मा किया गया वो सूबा सरहद की हुकूमत का ख़ात्मा करके, तो वहाँ खान अब्दुल कयूम खान को किसने ख़त्म किया था? गवर्नमेंट पाकिस्तान ने जो जिन्ना साहब जो गवर्नर जनरल थे और लियाकत अली खान, उन्होंने ख़त्म किया। और उसके बाद जो है वो खान अब्दुल कयूम खान को सूबा सरहद का वज़ीर आला नामज़द किया गया और जॉर्ज कनिंघम एज इट इज़ जो है वो गवर्नर रहा। तो ये पीर मंकी और बहुत सारे ऐसे लोग थे, इन्होंने जो है वो इसमें पीर ऑफ मंकी शरीफ और मेजर खुर्शीद अनवर जो मुस्लिम नेशनल गार्ड का जो सरबराह थे, इनके साथ मीटिंग करके और कुछ ट्राइबल चीफ्स को, तो उनके साथ ये जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके, तो यूँ समझिए कि कश्मीर में मुजफ्फराबाद पे इसको थोड़ा सा मुख्तसर करें कि चलो हमला हो गया, आगे क्या होता है जल्दी से। अब जब जाहिर है जब हमला हो गया और उसके बाद एक कत्लो गारतगरी का अमल शुरू हुआ, और आप ये देखिए कि जो इर्रिस्पेक्टिव कि किसी का क्या मज़हब क्या अकीदा था, ये ठीक है कि उसमें ज़्यादा सफ़रर जो है वो नॉन मुस्लिम्स रहे हैं, ज़्यादा कत्ले आम उनका हुआ है, ज़्यादा अगवा और उनके मालो मता को लूटा गया है, लेकिन उसमें मुसलमान भी जो है वो कबाइलियों के हाथों मारे गए, जिसकी जो सबसे बड़ी मिसाल है कि जो मुजफ्फराबाद के मास्टर अब्दुल अजीज़ जो थे, जो एक समाजी रहनुमा थे, उन्होंने जब इस पर प्रोटेस्ट किया तो उन्हें भी जो है वो कत्ल कर दिया गया, उन्हें भी शहीद किया गया। इसी तरीके से बारामूला के अंदर भी बड़ी लूट को मार हुई। इस पे तफसील में ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाएगा, टाइम थोड़ा, अभी तो पहला सवाल किया मैंने। मैं ये कहना चाहता हूँ, चलिए जी हमला हो गया, हिंदुस्तान ने भी अपनी फौजें भेज दी, उस पर आए तो फिर आगे मैं ये कहता हूँ ना कि तनाज़े की इब्तदा जो है वो इस हमले से हुई, और हमले के बाद पहले तो महाराजा प्रोटेस्ट करता रहा, लेकिन उसकी प्रोटेस्ट को कोई ख़तर में नहीं लाया गया, और अल्टीमेटली महाराजा ने गवर्नर जनरल जो है, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, और जो हिंदुस्तान के जो गवर्नर जनरल भी थे और हुकूमत बरतानिया के नुमाइंदे भी थे, उनकी दो हैसियतें थी। नहीं, उसको तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया बन गई ना, इंडिपेंडेंट इंडिया बन गई, लेकिन चूंकि उससे पहले वो वासराय थे और यकीनन वो ताजे बरतानिया के नुमाइंदे भी थे, तो लिहाजा महाराजा ने चूंकि जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर का मायना था कि अगर रियासत जम्मू कश्मीर की सालमियत को किसी किस्म का कोई ख़तरा लाहक होगा तो बरतानिया जो है वो उसकी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गवर्नमेंट स्टेट जम्मू कश्मीर की मदद करेगा। लेकिन गवर्नर जनरल ने इनकार किया और उन्होंने कहा कि बरतानिया जो है वो सारे मायदे पाकिस्तान और हिंदुस्तान मार्ज वजूद में आने के बाद अब रियासतों के हुक्मरान जो है वो आज़ाद हैं अपने फैसलों में, और अपनी रियासतों का दिफा भी वो खुद करेंगे, बरतानिया इसमें किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं करेगा। लिहाजा आपको अगर किसी किस्म की कोई मिलिट्री हेल्प चाहिए तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है वो अपील करें। नतीजा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है वो महाराजा ने अपील की कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बहुत पैदा हो गई है, मेरी आर्मी जो है वो उसकी अददी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन थी या एक हमला था, योरश थी ना पूरा? देखें जी, पूरी योरश थी। लॉ एंड ऑर्डर की भी जाहिर है कि कोई कानून नहीं रहा, एक कत्ल गारतगरी का जो है वो शुरू हो गया। तो उसमें जो है वो फिर ये जो है ना रिक्वेस्ट की गई और एक प्रोविजनल ट्रीटी की गई हिंदुस्तान के साथ महाराजा ने कि जनाब इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस को भी मेंटेन करने के लिए और लोगों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं इनको रियासत से बेदखल करने के लिए हम मदद की जाए। और जिसको हिंदुस्तान ने जो है
जो 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 प्रोविजनल ट्रीटी है उसको एक्सेप्ट करके अपनी आर्मी जो है वो कश्मीर में दाखिल कर दी। और साथ में हिंदुस्तान ने जो है ना यही जो है मसला जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ले गए कि भाई एक कमज़ोर रियासत थी जिसके पास कोई ज़्यादा फौज नहीं थी, तो पड़ोसी मुल्क ने मुल्क ने जो है इस पे जो है ना वो चढ़ाई कर दी है। उसमें हिंदुस्तान की फौज आ गई प्रोविजनल एक्सेशन के नतीजे में जी, तो उसके बाद मसलन क्या सिचुएशन बन जाती है? उसके बाद जो है वो जाहिर है कि जो 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 ट्राइबल्स हैं जो बारामूला पे जिनने कब्जा किया हुआ था, जाहिर है क्या इंडियन हिंदुस्तान आर्मी ने ने अपनी उनको ओब्लिगेशन जो थी अंडर द प्रोविजनल ट्रीटी वो पूरी की हैं? देखिए ना, वो पार्टली तो पूरी की कि कुछ एरिया से तो उनको पुश बैक किया, लेकिन मुकम्मल रियासत तो जो है वो नहीं वो हुई। नतीजा ये है कि जब ये मसला सिक्योरिटी काउंसिल में चला गया तो यहाँ से यहाँ पर तो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि जो रेजोल्यूशन हुई तो उसकी वजह से एक तनाज़ा जो है वो खड़ा हो गया। और आज 70 साल हो गए हैं रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो अपने मुस्तकबिल का जो है वो फैसला। इसमें मैं आगे जाना चाहता हूँ, क्योंकि आगे ये कि कश्मीरी नेशनलिज्म क्या है? देखिए, जब ये तनाज़ा पैदा हो गया तो कश्मीर के अंदर जो है वो उससे पहले भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी, लाइक नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, और भी छोटी छोटी पार्टियां थी, सोशलिस्ट पार्टी थी, मजदूर किसान पार्टी थी। और उन सारी पार्टियों का जो बुनियादी मकसद इब्तदाहन तो ये था कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो जमहूरियत होनी चाहिए, जमहूरी हुकूक होने चाहिए। लोग अपने हुक्मरानों का एक शख्सी राज के खिलाफ ये पार्टियाँ वन वे आर दी अदर वे बात कर रही थी। तो दूसरे लफ्ज़ में चूँकि असल में टाइम बहुत सामने ले लिया है, तो दूसरे लफ्ज़ में कश्मीरी नेशनलिज्म पार्टीशन से पार्टीशन ऑफ द स्टेट पार्टीशन ऑफ इंडिया से पहले भी मौजूद थी नेशनलिज्म, कश्मीरी नेशनलिज्म। देखिए, नेशनलिज्म तो पहले तो आपकी रियासत जो है वो एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत थी, वो किसी की कॉलोनी नहीं थी। उसकी बुनियादी नेशनलिज्म वो तो एक नेशन स्टेट थी। बस ठीक, यहाँ पर आगे तो फिर आगे क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है। तो क्वेश्चन ही नहीं था नेशनलिज्म का, वो तो सारे लोग कश्मीर की सॉवरेंटी को मानते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो। कश्मीर जो है ना, तकसीम हिंद के बाद कश्मीर भी तकसीम हो जाता है बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी एग्रेशन, जो ट्राइबल इन्वेजन आप कह रहे हैं, और साथ इंडिया की फौज आ गई, लड़ाई हुई तो कश्मीर तकसीम हो गया हमारी ख्वाहिशात के बरक्स। तो अब यहाँ पर यह आता है कि उसके बाद जो कश्मीरी नेशनलिज्म है, ख़ासतौर पर जिस इलाके में हम रहते हैं, क्योंकि बन गई पहले सीज फायर लाइन थी, अब LOC बन गई है, तो हमारी ज़्यादा कश्मीर पर जो नेशनलिज्म है उसका इर्तिका कैसे होता है? देखिए, हमारे यहाँ जो अमूमन एक तस्वर कायम किया एक अमूमी रहे लोगों की ये है कि जो पहली जो ऑर्गेनाइजेशन बनी माज़रा शुमारी के हवाले से अमूमी तस्वर है कि ये पहली पार्टी है जिसने कश्मीरी नेशनलिज्म की बात की, पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन मैं थोड़ा सा इस बात से इख्तलाफ करता हूँ कि नेशनलिज्म का इजहार तो किसी न किसी शक्ल में आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट भी कर रही थी, जो अपने फ़र्ज़ करें कि 1950 में जिस वक्त सरदार इब्राहिम को बरतरफ किया गया तो आज़ाद कश्मीर में एक बहुत बड़ी जो है वो बगावत हुई। लोगों ने ये कहा कि हमें पाकिस्तान की जो मदाखलत है वो मंजूर नहीं है। वो देखिए, वो बगावत हुई, बेशक हुई, मतलब ये कहने का कि वो तो अगर सरदार साहब को ना बरतरफ करते तो ये कुछ ना होता ना, तो वो नेशनलिज्म उसको शायद नहीं कहा जाता। तो लेकिन स्टेट का मर्जर तो पाकिस्तान में डिफेक्टो तो पाकिस्तान के कब्जे में थी रियासत का ये हिस्सा, लेकिन डिजोरो तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को पाकिस्तान ने तस्लीम किया हुआ था कि लेट्स टेक फ्रॉम दिस इसमें आगे चलते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया। ब्रेक से पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ मामलात को हल कर लिया जाए। भाई यानी माजरा शुमारी जो है ना, ये इस साइड पर पहली सियासी जमात के तौर पर आती है। देखिए, इसका क्या भी रियासत की बाहर होता है। पहली बात यह है कि माज़रा शुमारी जो है एक जो ऑर्गेनाइजेशन जो बनी सियालकोट में, जिसमें जो उसके अबाव विलीन थे उनके सबके नाम आप जानते हैं, लोग भी जानते हैं, उन्होंने की, लेकिन अपने नाम से ही जिस तरह मुतरश्शे होता है कि वो रायशुमारी चाहते थे। अच्छा, पाकिस्तान का भी मुतालबा रायशुमारी का था और उस वक्त हिंदुस्तान भी जो है वो रायशुमारी चाहता था। यानी 1960 तक तो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर जोर देती रही है कि जनाब जो रेजोल्यूशन की प्री रिक्विजिट्स हैं उनको कंप्लाई किया जाए ताकि यहाँ राशमारी यहाँ पर देखने एक मिनट बात है, अगर राशमारी थी तो यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के मुताबिक ही होनी थी ना। तो उसमें तो यही था भाई आप या इधर चले जाएं इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ चले जाएं। देखिए इसमें भी बहुत सारे लोगों की जो इंटरप्रिटेशंस हैं, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो 17 जनवरी 1948 की करारदाद है या 13 अगस्त 1948 की रेजोल्यूशन है, उस रेजोल्यूशन में तो कहीं भी नहीं कश्मीरियों की राय को पाबंद किया गया है कि या तो आप हिंदुस्तान से मिल सकते हैं 5 जनवरी में 5 जनवरी में 5 जनवरी में आके, और 5 जनवरी में भी 5 जनवरी 1949 देखें कुछ जैसे अच्छा कंप्यूटर के मदरबोर्ड में एक बात सुन ले जाना, जिस बहुत सारी चीजें जो है वो इम्बिडेड होती हैं। कश्मीरियों का राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन तो इम्बिडेड है, ये तो उनका पैदाइशी हक है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस ने वो नहीं किया। ये तो एक्स्ट्रा उनको हक दिया गया कि अगर आप किसी जज्बे के तहत पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या आप हिंदुस्तान में अपने सॉवरेन इंटरेस्ट देखते हैं तो आपको ये अख्तियार है। बुनियादी पहले जो है वो ट्रीटी ऑफ जो प्रोविजनल ट्रीटी थी, उस ट्रीटी की रेटिफिकेशन करनी थी या हमने उसको रिजेक्ट करके अपनी इंडिपेंडेंस को ऑप्ट करना था। ये दो बातें आ रही थी। अच्छा, उसमें चूंकि करारदाद में उलझ गए तो फिर किसी और टॉपिक पर नहीं जा सकेंगे, इसलिए मैं इसको अवॉइड करना चाहता हूँ। यानी दूसरे उसमें इन्हें पहली बात ये क्वेश्चन आता है अक्सर लोगों के जहन में कि पाकिस्तान के शहर में इसका क़याम क्यों आया, एक बात। फिर उसमें जो लोग थे, कुछ लोग कहते हैं कि खालिद अंसारी साहब खुद मुख्तारी के या नेशनलिज्म के बाबा हैं या यानी सरप्रस्त हैं या पहले आदमी थे। कुछ माउंट खान को कहते हैं, कुछ मुकम्मल बाट को कहते हैं, कुछ तो ज़ाहिर हरी सिंह को कहते हैं नेशनलिज्म के वाले से उसने भी किया, या गुलाब सिंह को कहते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर जो है इस सवाल को इस तरह समझिए कि माज़िर आशमारी जो 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 कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर मिर्ज़ा अफजल बेग और शेख अब्दुल्ला साहब की आशीर्वाद के बाद कायम हुई थी, तो वो ये माज़िर आशमारी जो आज़ाद कश्मीर में बनी थी, पाकिस्तान में बनी थी, ये बेसिकली उसी की एक्सटेंशन। बल्कि बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि जब शेख साहब जो है वो अयूब खान से मिले और अयूब खान साहब ने ये कहा कि अगर जो है वो हिंदुस्तान किसी एग्रीमेंट पे तैयार नहीं होता तो उसके बाद हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, तो ये शेख साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें आपकी बराह रास्त कोई मदद नहीं चाहिए, हमें तो यहाँ अपनी पार्टी की ब्रांच चाहिए ताकि रियासत की सालमियत का इजहार हो सके और उन लोगों के ज़रिए जो यहाँ हमारे लोग हैं। तो ये सारे लोग जो है आप देखिए कि ये कोई क्लास फेलो नहीं थे, ये किसी एक खिते के रहने वाले नहीं थे, ये कोई अपने एक दूसरे के साथ कोई दोस्त भी नहीं थे। तो ये तो एक जो पाकिस्तान का एक शहर है सियालकोट, वहाँ बनाई गई। तो अगर एक जो जिसको कहते हैं जेन्युइन नेशनलिज्म या आज़ाद कश्मीर के किसी शहर में लोग बनाते या श्रीनगर में बनाते, तो ये तो आज तक ये जो है ना एक मिस्ट्री ही है कि आखिर है। तो क्या ये, और जहाँ तक ये बानियों का जो सवाल है ना कि ये बानी है या वो बानी है, मैं तो नहीं समझता हूँ कि इनमें से कोई भी बानी है। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो इंडिपेंडेंस का नारा पहले से चल रहा था। रियासत जो नया कश्मीर है, नया कश्मीर क्या प्रोग्राम है? नया कश्मीर भी एक इंडिपेंडेंट कश्मीर के अंदर शेख अब्दुल्ला, एडिट बाय शेख अब्दुल्ला, और फिर माज़िर आशमारी तो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ही कहती रही है। ये तो जब इंदिरा अब्दुल्ला अकॉर्ड हुआ उसके बाद इन्होंने मतलब ये फिर इसका मतलब ये हुआ जैसे कि लोग कुछ कहते हैं कि शेख अब्दुल्ला के कहने पर पाकिस्तान के हुक्मरानों ने माज़िर आशमारी को बनवाने में मदद की, इसलिए सियालकोट को चुना गया। देखिए, एक बात हमें सबसे पहले नेशनलिज्म को समझना पड़ेगा। तब और उस क्राइटेरिया पे अगर कोई भी पार्टी आती है, वह चाहे पीएनपी है, केएनपी है, लिबरेशन फ्रंट है, माज़िर आशमारी है, कोई और पार्टी है आती है, तो नेशनल सच्ची जो कौम परस्ती है उसकी हमेशा एक ही ताबीर रही है, वो ये रही है कि जो जिसके कब्जे में हो उसके खिलाफ जदोजहद करें। हमारा मादरे वतन ये हकीकत है कि 1947 में तकसीम हो गया और तकसीम होने के एतबार से कुछ ऐसा जो है वो इंडिया के और कुछ पाकिस्तान के कब्जे में है। अब यह है कि जो लोग जो है वो पाकिस्तान में रहते हुए श्रीनगर आज़ाद करवाते हैं, तो इसमें दो जो नेशनलिज्म को डिफाइन किया गया है, मसला उसमें नाइला अली खान ने भी वो किया है कि 3-4 तरह के नेशनलिज्म है। एक मुस्लिम नेशनलिज्म है, रिलीजियस नेशनलिज्म, मुस्लिम रिलीजियस नेशनलिज्म है, एक एथनो नेशनलिज्म है,
और एक जो है वो कौमियती जिसको कहते हैं नेशनलिज्म के, किसी कौम का नेशनलिज्म जो उसकी कौम की इंस्पिरेशंस के साथ। तो आपके ख्याल में जो लोग आजाद कश्मीर में रहते हुए श्रीनगर को आजाद कराना चाहते हैं, ख्वाह वो उनका ताल्लुक महज से है या किसी और जमात से है, किसी पार्टी से भी है, वो मैं ये समझता हूं कि वो रिलीजियस नेशनल, उनका रिलीजियस नेशनलिज्म है और वो इंडिया को एक हिंदू स्टेट समझ के उसके खिलाफ जो है वो लड़ना आप सवाब समझते हैं, वो सवाब के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, तो जो आज़ाद कश्मीर के लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं, अच्छा, इस पर कंटिन्यू करेंगे। नाजरीन, वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस, सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। टेलीफोन लाइंस खोल दी गई हैं, अगर आप चाहें तो फ़ोन करके हमारे मेहमान से फ़ोन पर बात भी कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं या शॉर्ट कमेंट भी दे सकते हैं। तो ब्रेक से पहले ये कह रही थी, उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से डिफ़ाइन किया, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दिया और साथ ये भी कह दिया है कि जो जिसके कब्ज़े में है, ट्रू नेशनलिज्म का तकाजा है कि उसके खिलाफ वो स्ट्रगल करे। और जो मसलन इस तरफ रह रहे हैं और कोशिश करते हैं कि श्रीनगर को आज़ाद कराने की कोशिश करते हैं, तो ट्रू नेशनलिज्म के क्राइटेरिया पर वो पूरे नहीं उतरते। ठीक है, तो हमारे साथ ऑलरेडी एक लाइव कॉलर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। Hello, assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम। I just wanted to say something quickly. Yeah. Go on. Last week, someone called up and talked about Pakistan and all that stuff. But I want to say one thing. I'm a journalist, and I work in like media relations. And with Jammu and Kashmir, a lot of people say that they want to be independent here, which is understandable. But a lot of people I've heard on Asian channels, they say that Pakistan will never give Jammu and Kashmir independence. But how do you know that India will give independence? Because I'm a Sikh, yeah? I'm a Sikh, and my grandfather was from Amritsar. India has never given Sikhs independence. How do you think they'll give Kashmir independence? And I can say one thing, India will never give Kashmir independence. Right. They haven't given Christians independence. They haven't given Sikhs independence. Sikhs are killing, knocking on the door. That we want Amritsar, we want Jalandhar, we want Khalistan. So how can people say that India will ever give Kashmir independence? Quickly, let me ask from my friend here, Shuk साहब, आपने सवाल सुना? देखिए जी, हमारा आलम यही है कि चाइना में लोगों का रोज़ा रखने पे भी पाबंदी है और दाढ़ी रखने पे भी पाबंदी है, लेकिन चूंकि मुसलमान हुकूमतें चाइना को कोई अपना दोस्त समझती हैं, तो लिहाजा उस पर कभी OIC ने भी जो है वो मजम्मत की करारदाद नहीं की है। इसी तरह हमारे दोस्त हैं जो जलंधर की आज़ादी या पत्नी किसकी आज़ादी, मैं ये कहता हूँ कि इंडिया अगर आज़ादी नहीं भी देना चाहता, हमारा ये नहीं है कि भाई, सवाल ये है कि हम तो इस वक्त ट्रू नेशनलिज्म डिफाइन कर रहे हैं कि अगर एक रियासत तकसीम हो गई और उस तकसीम के नतीजे में हम 2 हिस्सों में कश्मीरी तकसीम हो गए, तो लिहाजा जो मुजफ्फराबाद के अंदर रहने वाला है उसका क्या रोल है, जो गलगित के अंदर रहने वाला है उसका क्या रोल है, जो लद्दाख के अंदर रहने वाला है उसका क्या रोल है, या श्रीनगर वाला। तो जो लोग जो है ना तकसीम शुदा रियासत के अंदर, जाहिर है कि जो जिसकी गुलामी में सच्ची जो हुब्बुल वतनी है, सच्ची जो कौम परस्ती है, जो जिसकी गुलामी में है, उसके खिलाफ आज़ादी की जदोजहद करता है। एक खिते से उठ के तो दूसरे खिते में जो लोग लड़ते हैं, तो उनके जज्बे को भी हम उनकी नीतियों पे शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि उनको ट्रू पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए कि क्या वो नेशनलिज्म के जज्बे से श्रीनगर जा रहे हैं मुजफ्फराबाद वाला आदमी, या वो जो है वो किसी मजहबी जज्बे के तहत। तो मैं ये कहता हूं कि वो मजहबी जज्बे के तहत एक मुसलमान के साथ इज़हार यकजहती के लिए तो हो सकता है, लेकिन ये ट्रू नेशनलिज्म नहीं हो सकता। और इसी तरह जो आदमी श्रीनगर से माइग्रेट करके तो वो आके कराची में रहता है या पिंडी में रहता है, तो एक वो अगर कहता है कि मैं बड़ा प्रोग्रेसिव हूं, बड़ा नेशनलिस्ट हूं, तो ये ऐसा ही है जैसे कराची वाले हमारे दोस्त अहबाब जो है वो ये कहते रहते हैं पाकिस्तान को कि जी हमने बड़ा प्रोग्रेसिव कल्चर दिया है। तो वो किसी ने उनको कहा था कि आप सेकुलर इंडिया से उठ के आके कम्युनल पाकिस्तान में आबाद हुए, आपने कम्युनलिज्म को ऑप्ट किया, तो आप कितने एक सेकुलर थे, कितने एक प्रोग्रेसिव थे, कितने एक डेमोक्रेटिक थे। आपने तो यहाँ की जो कौमियतें हैं उनके डेमोक्रेटिक राइट्स को भी सलब करने की कोशिश की। तो इसी तरह जो लोग अपना वतन छोड़ के दूसरे वतन में चले जाते हैं, तो उनका एक है कि किसी तशद्दुद के नतीजे में, रियासती तशद्दुद के नतीजे में। अच्छा देखिए चौधरी साहब, मसला ये आया था भाई अगर यहाँ से जो आदमी जाएगा आज़ाद कश्मीर से श्रीनगर को आज़ाद करने जाएगा, आप कहते हैं कोई नेशनलिस्ट नहीं है, मजहबी तौर पर उसके जज्बे को आप सोच सकते हैं। मैं उसके जज्बे को सलाम पेश करता हूं, लेकिन सवाल ये आता है, उसकी जद्दोजहद को सपोर्ट नहीं करता। सवाल ये आता है कि ख्वाह वो
गंगा हाईजैकिंग की सूरत में हो या वैसे हो कि जो लोग मकबूल भट्ट साहब गए थे 60s में गए थे, बाद में भी गए, श्रीनगर गए थे वो भी, या 88 में जो तहरीक हुई है, आप समझते हैं कि क्राइटेरिया पर, नेशनलिज्म क्राइटेरिया पर पूरे नहीं उतरे वो? देखिए बात यह है कि चूंकि कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं कि जिनको हमने खुद ही एक ऐसे ही जो जिस तरह वाक़यात पे एक तकद्दस का हाला हो जाता है, इसी तरह शख्सियात को भी जो है चूँकि इस जिस जगह से या जिस खिते से हम ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ सारी जो पार्टियाँ थी, वो चाहे लिबरेशन लीग थी, चाहे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, चाहे आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, या जो भी पार्टियां थी, वो हमेशा जो है वो रियासत को पाकिस्तान में मर्जर की बात करती थी। तो उसके मुकाबले में जो है निस्बतन माज़र आशमारी जो है वो कश्मीरी जो तारीख़ और कश्मीरी लोगों की इज़्ज़त और वक़ार की बात करती थी। तो उस एतबार से हम सब लोगों ने माज़र आशमारी को वन वे और दी अदर वे एक अपनी ख्वाहिशों के, अपनी ज़रूरतों के बहुत करीब पाया। लेकिन ये है कि जो जब हम कहते हैं नेशनलिज्म, तो रायशुमारी तो इटसेल्फ जो है वो किसी नजरिए की निशानदेही नहीं करती, तो ज्यादा उसमें आर करें। हमारे साथ लाइव कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी, बात करें। आज ये वो लीडिंग स्टोरी है कि पाकिस्तान के वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ का कल ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, तो तमाम मुसलमानों से दरखास्त है कि उनके कामयाब ऑपरेशन और सेहत के लिए दुआ करें। हम भी दुआ कर देंगे जनाब, बहुत अल्लाह पाक उन पर रहम करे। ठीक है जी भाई। अच्छा शुक्र साहब, मसला फिर ये आता है कि फिर अगेन चूँकि टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये साथी दूर से बात फ़ोन कर रहे थे, तो भाई जो आदमी यहाँ से जाएँ उस तरफ, यानी फिर बात ही आती है ना कि बंदूक वो पाकिस्तान से लें, ट्रेनिंग यहाँ से लें, वहाँ पर जाएँ, कहते हैं जी हमने नेशनलिज्म की टोपी लगाई हुई है, तो वो फिर कैसी नेशनलिज्म? देखिए ये तो मैं अब समझता हूँ कि जो है ना हमारी जो कम इल्मी है उसको एक्सप्लाइट किया गया है, और हमें जो है चूँकि आज़ाद कश्मीर एक ऐसा बदकिस्मत खित्ता है कि जिसके अंदर आज भी इस 21वीं सदी में भी कोई रेफरेंस लाइब्रेरी नहीं है, और जो हमें सिलेबस पढ़ाया जाता है उसमें तो कोई कश्मीरियत है ही नहीं। और जिस जगह हम रहते हैं वहाँ एक आदमी को मैप कश्मीर का, रियासत जम्मू कश्मीर का मैप छापने हैं कि जुर्म है, उसकी सर्विस से उसको निकाल दिया जाता है, और सारे जो जितने भी नेशनलिस्ट राइटर्स हैं उनकी किताबों को बैन कर दिया जाता है, और पब्लिशरों को गिरफ्तार किया जाता है, और जो बुक सेलर्स हैं उनसे किताबें उठा के जो है ना जब्त कर ली जाती हैं। तो जाहिर है कि यहाँ जो है लोगों की अवेयरनेस बनिस्बत जो है वो दीगर जगहों के कम है, और हमारे पास जो है ना इस आज़ाद कश्मीर के खिते के अंदर कोई इनकलाबी विरसा न होने की वजह से, कोई इनकलाबी पार्टी न होने की वजह से हमने हमेशा निस्बतों से लोगों को मार्जिन दिया है। ये तो देखें जब लिबरेशन फ्रंट का क़याम, बल्कि ये जब तहरीक चली 1980 के अंदर जो है, तो जब लिबरेशन फ्रंट ने बाकायदा इस पे आर्गूमेंट किया कि माज़रा शुमारी को रीनेम किया जाना चाहिए, ये नाम बहुत आउटडेटेड है, और अब जो कोटली में कन्वेंशन था उसमें मैं भी शामिल था, तो ये बाकायदा बहस चली कि ये राशुमारी जो है वो नाम जो है वो हमारी किसी आज़ादी के इज़हार में एक बहुत बड़ी रुकावट है, लिहाजा इसका नाम चेंज किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम। साजिद जंजुआ स्लो से आज कर। हाँ जनाब, बात करें मेरे भाई। कई दफ़ा मैं आपके प्रोग्राम में शिरकत कर चुका हूँ जी, आप बात करें, हम सुन रहे हैं साजिद साहब। जी, शौकत कश्मीरी साहब आगे भी आए हैं, पढ़े, इनके आर्टिकल्स भी पढ़े और डिबेट भी सुने, और मैंने ये पूछना है, मैं खुद काम करता हूँ, जर्नलिस्ट भी हूँ, लेकिन मैं काम करता हूँ, ये अब करते हैं, कश्मीरियों को अवेयर भी करते हैं, खासकर खुद मुख्तार कश्मीर पर। कुछ लोग कहते हैं कि इनके भारतीय एजेंसियों से राबते हैं, ये बताएं कि इनका इनकम ऑफ सोर्स क्या है, ये जो बैरून मुल्क जाते हैं ये अपना कारोबार करते हैं या क्या? साजिद साहब, ये मैंने कोई अदालत नहीं लगाई हुई किसी का इनकम देखने के लिए, ना ही मैं अकाउंटेंट हूँ, इस बात को रहने सियासी बातचीत है, हम वही करेंगे, उसी पर हम रखना चाहते हैं, तो इसलिए मैं कश्मीरियों के लीडर हैं, पनामा लीड्स में तो उनका नाम नहीं है, लेकिन ये बताएं ना कश्मीरियों को ये कारोबार। चलो साहिब साहब, मैं सियासी सवाल के लिए इनको बुलाया, थैंक यू वेरी मच, आपके कॉल को बहुत शुक्रिया। अच्छा शुक्र साहब, बात ये करते हैं कि ये जो यानी जिस तरीके से हमारी नेशनलिज्म चल रही है आज़ाद कश्मीर में जी, अच्छा इस तरीके से क्या यानी ये रुकावट बन रही है आज़ादी के रास्ते में या उसमें मदद कर रही है?
देखिए, एक बात जो है ना, जिस तरह ये कह रहे मैं साफ़ी हूँ, ये सवाल कर रहे थे, जिस आदमी को एथिक्स का नहीं पता, जिस मुल्क में हम इस यूरोप में रहते हैं और इस यूरोप के कवानीन और इस मुल्क के जो 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 वो हैं ज़ाब्ते, उनको हमें समझना चाहिए। और ये एजेंसियों का प्रोपेगेंडा हमेशा, जो आदमी भी सच बात करता है, पाकिस्तान के अंदर भी आप पाकिस्तान के जो जितने प्राइम मिनिस्टर हो गुजरे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके, कौन सा ऐसा लीडर है जिसको एस्टेब्लिशमेंट ने कोई इल्ज़ाम नहीं धरा। ये उसी तरह की एजेंसियों के कोई मतलब यह है कि होते हैं सब बहुत सारे लोग जो जिन्होंने जो है ना वो बैज लगाए होते हैं सहाफ़त के, लेकिन दरअसल वो खिदमत कर रहे होते हैं इन कुव्वतों के जो हमेशा सच बात के खिलाफ प्रोपेगेंडा का सहारा लेते हैं। और ये जो है, अगर ये इतने ही सच्चे हैं तो इनको किसी अदालत में जाके मेरे खिलाफ वो करना चाहिए, तो उस अदालत को हम बताएंगे कि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, हम कैसे जो है वो सर्वाइव करते हैं। और जो आदमी एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड है, जिसके हज़ारों कारकुन हैं, तो ये हम उनको बता देंगे। लेकिन इस तरह के लोग जो बेनाम किस्म के लोग हैं, जिनका कोई अपना आगा नहीं पीछा नहीं है, वो उठ के एक टॉक शो के अंदर जो है ना वो सवाल करते हैं, और आप लोग भी ऐसे ही लोगों के जो है ना वो सवालात लेते हैं। वो सिर्फ वो किल कर रहे होते हैं कि ताकि जो डिबेट आप चल रहे हैं तो वो डिबेट आगे ना बढ़ सके, बल्कि आपका बहुत सारा वक्त जो है वो इस तरह की गुफ्तगू में सर्फ हो जाए। और तो इसलिए जो है, देखिए इस तरह तो जानता हूँ इल्जामात का तल्लुक है ना पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में एक कौन सा आदमी, मतलब यह है कि माज़र आशमारी के सारे लोगों को पाकिस्तान ने क्या तशद्दुद उन पे नहीं किया कि ये आप सारे लोग इंडिया के एजेंट हैं, इंक्लूडिंग मकबूल भट्ट साहब हैं। वहाँ जो है वो जो लोग हैं उनको पाकिस्तानी एजेंट वो करते हैं। फिर ये एक दूसरे के खिलाफ भी जो है, मतलब किताबें लोगों ने एक लिखी कि मकबूल भट्ट को फांसी दिलाने में जो कुछ लोगों ने जो मात्रे को अगवा करके तो उसको कत्ल किया, तो उन्होंने मकबूल भट्ट की फांसी की राह हमवार की और किताबें लिखी है इसमें। और वो सेम पार्टी के लोग थे, कोई हमने किसी के बारे में नहीं कहा, ये उन्हीं लोगों ने जो एक ही पार्टी के लोग थे एक दूसरे पे इल्जाम। फिर वही पार्टियां जिस पर टूटती हैं तो वो बजाय इसके कि अपने टूटने की कोई हकीकी वजह बताएं, कोई नजरियाती बात बताएं, वो हमेशा इल्जामात का सहारा लेती हैं। और उसके बाद जो जिन लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं वो उन्हीं बातों को दोहरा रहते हैं, चूंकि उनकी अवाम के अंदर कोई से नहीं होती। वो सुबह इस तरह की बातों के डिबेट कोई जो डिबेट जो है वो किसी टॉपिक पे चल रही होती है, उसको डिरेल करने के लिए वो इस तरह का सवाल या इस तरह के प्रोपेगेंडे करते हैं। वो सब ऐसे ही लोग होते हैं, डिसग्रंटल एलिमेंट, जिनका ना किसी अपनी पार्टियों के अंदर कोई रोल है, ना अपनी सहाफत के अंदर कोई अपने प्रोफेशन के अंदर उनकी कोई एक्सपर्टीज है। वो चलिए आप ये बात किया, साजिद साहब ने टॉपिक को सवाल करके कोई डिटेल नहीं। अच्छा सवाल करें। अच्छा, इसमें मेरा एक सवाल ये था, उनको जरा थोड़ा सा मतलब ये बताना जरूरी था कि वी नो। नहीं, फिर उसमें ये बात ये नहीं आती। मैंने एक सवाल रखा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नहीं कि साजिद साहब के कहने पर मैंने लिखा है, मैंने लिखा हुआ था, लेकिन मैंने डिफरेंट अंदाज में लिखा था, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि आप हमेशा तनकीद की ज़ात में क्यों रहते हैं, लोग इल्ज़ामात भी लगाते हैं, आखिर क्यों। मैं आपसे ये पूछना था, लेकिन उन्होंने पहले ही करके खामखा ने सारी चीज़ को उधर कर दिया। तो चलो अब ये इस पर डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी आप पर काफ़ी कुछ चीज़ मारी है। क्या इसकी वजह क्या कि कुछ इन्हीं एजेंसीज के लोग या कुछ राइवल्स जो मुखालिफ हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं, डिस्क्रेडिट करने के लिए कर रहे हैं? देखिए, उनकी कोशिश है, मैं समझता हूँ कि मैं और मेरी पार्टी पहली पार्टी है आज़ाद कश्मीर के खित्ते के अंदर जिसने पाकिस्तान के रोल के बारे में बावाज़ बुलंद कहा कि सबसे पहले तहरीक आज़ादी कश्मीर या कश्मीर के रेफरेंस से पाकिस्तान के रोल का तयन होना चाहिए कि पाकिस्तान दोस्त है, पाकिस्तान ऑक्युपायर है, पाकिस्तान ने हमारे वतन पे कब्जा किया हुआ है, या पाकिस्तान हमारी तहरीक आज़ादी का जो है वो बड़ा खैर ख्वाह है। तो ये कहना कि मैं चूंकि उस वक्त जो नेशनलिज्म के सो कॉल्ड जो जिन्होंने परचम उठाए हुए थे वो तो श्रीनगर आज़ाद करवा रहे थे। तो लिहाजा हमने जब ये कहा कि पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का जो है वो करैक्टर यूएन रेजोल्यूशन के अंदर भी देखा जाना चाहिए और कश्मीर की तारीख के तराजर में भी देखना चाहिए कि कश्मीरियों के साथ किसने क्या किया है। लिहाजा पाकिस्तान जो प्रो पाकिस्तान एलिमेंट है, जो बेसिकली नेशनलिज्म के नाम से अपने अकीदे की जंग लड़ना चाहता है, वो नेशनलिज्म के लबादे के अंदर दरअसल पाकिस्तान के सॉवरेन इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। लिहाजा उनको क्या इस बात से ताल्लुक है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में उन्होंने कभी मुतालबा किया कि पाकिस्तान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कंप्लाई करे?
करारदादों में तो ये कहा गया है, कभी किसी नेशनलिस्ट पार्टी ने पाकिस्तान के इस रोल पे हमारा जुर्म ये है कि हमने ये कहा, और ये सिर्फ यहां नहीं, इसके लिए हमने भारी कीमत भी अदा की है। तो आप और ये जो प्रोपेगेंडा है, ये वही सच्चाई है जिसकी हम लोग जो और उनके जो कठपुतलियां हैं, प्रॉक्सीज हैं, वो जो है वो प्रोपेगेंडे के जरिए हमारी जदोजहद को कंफ्यूज करना चाहते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो लोग हैं जो श्रीनगर को आज़ाद कराना चाहते हैं लेकिन यहाँ पे मिसाइल पर बात नहीं करते, ये किसी को भी आज़ाद नहीं कराना चाहते हैं। ये मतलब यह है कि एजेंसियों के एक डिस्ग्रेंटल एलिमेंट है जिसके जो सिर्फ है उनको कभी वो आपकी तरफ मोड़ देंगे, कभी किसी और की तरफ मोड़ देंगे, कभी उनका मकसद सिर्फ ये है जहां जहां भी कोई एस्टेब्लिशमेंट। आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है और एक दफा नहीं 3 दफा रहा है, उसके खिलाफ जो है वो क्या कहते हैं जी ये मोदी का यार है। ऐसे माशरे के अंदर आप ये करते हैं वो इसी तरह की चीजें करती है। जो एस्टेब्लिशमेंट के प्रॉक्सीज हैं वो यही प्रोपेगेंडा करेंगे। वो क्या हमारे लिए कोई आयत लिखेंगे? तो इसका मतलब ये हुआ ना, आप ये कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं डिसग्रंटल्ड हैं और इनका मकसद ये होता है कि पाकिस्तान के सॉवरेन इंटरेस्ट को सर्व करना। तो ये क्या मतलब पाकिस्तान की तो बदबख्ती ये है कि जिस वक्त हम कहते थे कि मजहब को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल ना करें, तो उस वक्त जो है उन्होंने सारी जो अलाएं बलाएं पाली मजहब के नाम पे और पूरा पाकिस्तान जो है रेडिकलाइज किया। आज पूरी फौज जो है लगाई हुई है उसी रेडिकलिज्म को खत्म करने के लिए, और वो खत्म नहीं हो रहा है। और आज जो है वो कश्मीर की भी और पाकिस्तान की भी जो सिविल सोसाइटी है वो रेडिकल एलिमेंट के हाथों हाईजैक हो गई है, यही हम कहते हैं यरगमाल हो गई है। और आज कोई आदमी अपनी मस्जिद में जो है वो नमाज पढ़ने के लिए बगैर सिक्योरिटी के जो है ना वो नहीं जा सकता, और जो जाएगा तो उसको जिंदा आने का जो है वो डर रहता है। हमारे साथ लाइव कॉल रहे हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सॉरी भाई, आप बात करें। जी शबीर साहब, मैं नसीम इकबाल बोल रहा हूँ ब्रसेल से। जी बात करें नसीम साहब। शुक्र साहब और आपको दोनों को सलाम है। तो बात नहीं करनी होती है, वक्त ज़ाया कराना होता है कि आगे को सवाल करें जी भाई। जी मेरा आपसे शुक्र साहब से सवाल ये है कि आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन आ रहे हैं, तो इन इलेक्शन में चूंकि हमारे जो नेशनलिस्ट जो एलिमेंट्स है उन पे तो पाबंदी है, तो उनके आपकी पार्टी भी इस इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए जा रही है, जबकि अगर हम लोग आज़ाद कश्मीर की असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी से कामयाब भी हो जाएं, फिर भी हम अपनी मर्जी से इस पे तरमीम नहीं कर सकते जब तक पाकिस्तान गवर्नमेंट वो नहीं करेगी। आपका सवाल आ गया, इसमें आज टाइम बहुत थोड़ा है मेरे पास। कैसे वहाँ तब्दीली ला सकते और इस इलेक्शन में जाने का आप क्या समझते हैं कि क्या फायदा आप उठा? जी मैं वही पूछता हूँ जनाब शुक्र साहब, सवाल सुना आपने मेरा ये जो मैं इस बहुत मेहरबानी नसीम साहब, बहुत मेहरबानी। आप देखिए जी, बात ये है कि वो किसी एक हमारे दोस्त ने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था कि जो कौम परस्त हैं ये 4 साल और 55 दिन तक जो है ना वो रहते हैं सियासी। जिस वक्त 1 महीना कौम सियासी हो जाती है और ये सारे गैर सियासी हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे कौम सारी सियासी हुई होती है, डिबेट करती है, डिस्कशंस करती है, और कौम परस्त पार्टियां उस वक्त तमाशबीन होती हैं और उनके कारकुन जो है वो अपनी अपनी पसंद है के मुताबिक जो है ना किसी की हमायत कर रहे होते हैं। हकीकतों के लोग करीब होते हैं। ये तो एक ट्रैप है एक्ट 74 जो है जिसके खिलाफ हम जदोजहद कर रहे हैं। हमने हाल ही में कॉन्फ्रेंस भी की है और आज भी हम चाहते हैं कि कौम परस्त पार्टियों के अंदर जो है वो कोई कंसेंसस बिल्ड हो। लेकिन क्या हम सारी जिंदगी इस इंतजार में रहेंगे और उस प्रोसेस में जाए बगैर, उसमें फाइट दिए बगैर, अल्टरनेट लीडरशिप दिए बगैर क्या कभी हम इस पोजीशन में हो सकते हैं? उसके लिए एक ही तरीका है, फिर बंदूक, और बंदूक
की हम हमायत नहीं करते, हम बंदूक के खिलाफ, हम पीसफुल डेमोक्रेटिक स्ट्रगल पे यकीन रखते हैं। तो अंडर प्रोटेस्ट जो है हम ये समझते हैं कि हम लोगों को कॉम्प्रेस पार्टियों को इलेक्शन में जाना चाहिए अंडर प्रोटेस्ट, ताकि जो है वो एक अल्टरनेट क्यादत बिल्ड हो सके। और जो कोई आपके किसी हल्के में 200 है, 300 है, 400 है, जो भी आपके सपोर्टर, जाहिर है कि ये इन इलेक्शंस में आप कोई तवक्को नहीं रख सकते। यहाँ तो एक जलसा आप देखें, ये जो नई पार्टी बनी है पाकिस्तान में जो है ना, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने की है, पाक सरजमीन पार्टी। मैंने खुद मुस्तफ़ा कमाल एक एंकर ने पूछा कि आपने ये जो कराची में जलसा किया है इस पर कितना खर्चा आया है, सुना है कि 20 करोड़ खर्चा है। तो उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला कि जी नहीं, 20 करोड़ तो ऐसे प्रोपेगेंडा है, 8 करोड़ हमने खर्च किया है। कल जो है वो मीरपुर के अंदर एक जलसा जो है वो बिलावल भुट्टो का हुआ है, जिसके अंदर जो रिपोर्टिंग आई है 60 लाख रुपया एक जलसे पे खर्च किया गया। और एक मेहमान को घर में रखने के लिए जो है ना, पूरे घर को जो है ना वो रिफर्निश किया गया है। चूंकि उनको पुरानी कालीन से जो है ना एलर्जी थी, तो लिहाजा कालीन ही चेंज की गई है। और वो सारे पैसे जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर को कौमी वसाइल इस्तेमाल किए गए। ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, और इलेक्शन में जाने के लिए लोग 75, एक 2-2, 4-4 करोड़, जाहिर है कि नेशनल पार्टियों के पास वसाइल नहीं है। लेकिन मसला यह है कि हमें अपने इस अमल में, जब हम कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, तो हमें इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में चाहे उसका नताइज कुछ भी हो। अशोक साहब, सवाल ये आता है भाई, जो कश्मीरी नेशनलिस्ट हैं हमारे, जो मैं अभी कॉल्स नहीं लूँगा जनाब भाई, मेहरबानी भाई, ये कश्मीरी जो नेशनलिस्ट हैं, इन्होंने जब भी बंदूक उठाई है हिंदुस्तान के खिलाफ बंदूक उठाई है। यानी कोई ऐसा वाक़या नहीं मुझे याद हुई जहाँ कश्मीरी नेशनलिस्ट ने बंदूक उठाई हो और उसका रुख इस्लामाबाद की तरफ हो। लेकिन इसके बावजूद इनको कहा जाता है कि आप इंडिया के एजेंट हैं, जबकि वो बंदूक भी हिंदुस्तान के खिलाफ उठाते हैं। आखिर इसकी क्या वजह? देखें, उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है ना, आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जो है कौमों और कौमियतों ने अपने राइट्स के लिए और इतना प्रेशर डाला कि आज कम से कम 4 जो है वो कौमें तस्लीम की जाती हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। पंजाबी की रिकग्निशन है, बलोच की रिकग्निशन है, सिंध की रिकग्निशन है, पश्तूनख्वा की रिकग्निशन है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के लोगों पे इन्होंने इम्पोज किया हुआ है कि आपने जो है वो 2 कौमी नज़रिए का हल्फ देना है कि आप इस पे यकीन रखते हैं। और यही जो अभी नसीम साहब बात कर रहे थे मोहतरम कि जी, और जो एक्ट गया हुआ है कि हमें इलेक्शन में खड़ा होने के लिए अपना मादरे वतन इनको लिख कर देना पड़ता है। इससे बड़ी ह्यूमिलिएशन जो है ना वो किसी की नहीं है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की ये पॉलिसी है कि लोगों को जो दबाव में रखा जाए, तो लिहाजा ये प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, आप इंडिया के एजेंट हैं, ये इंडिया का एजेंट है, वो इंडिया का एजेंट है। यहाँ किसको इन्होंने नहीं कहा। मतलब कि जब बंदूक भी इंडिया के खिलाफ उठाई जाती है तो फिर भी सम वही आता है। ये बेशक जो है ये कुछ भी कर लें, लेकिन आप देखें आज तो जो है ना ये सब कुछ जो है ओपन सीक्रेट है कि जिस वक्त लिबरेशन फ्रंट को थोड़ी सी पॉपुलैरिटी इस हिस्से के अंदर मिली, तो लिबरेशन फ्रंट को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया और बाद में बहुत सारे हिस्सों में, कि कहीं जो नेचुरल नेशनलिज्म है वो लिबरेशन फ्रंट के कैरेक्टर को चेंज ना कर दे। अच्छा, हमारे साथ में एक कॉल लेता हूँ, काफी देर से वो बार-बार कह रहे हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, नवाज मजीद कश्मीरी बात कर रहा हूँ वाटफोर्ड से। जी जी, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ जनाब, बड़ी सरासल गुफ्तगू, बड़ा एजुकेटेड प्रोग्राम है आपका। आपने जैसा कि कहा कि जो जिसका गुलाम है वो जो है उसके खिलाफ स्ट्रगल करे तो वो ट्रू कश्मीरी है। तो इसका मतलब है कि आप ये तस्लीम करते हैं कि यासीन मलिक साहब ट्रू कश्मीरी हैं क्योंकि वो इंडिया के गुलाम है और इंडिया के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं प्लीज इस बात का जवाब दे दीजिए। अशोक साहब क्विकली। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं, असल वो ये कह रहे हैं कि अगर ये है कि आपने तो कान के साथ लगाया हुआ, मुझे तो स्पीकर की आवाज ही नहीं आई। चलिए, वो कह रहे हैं कि अगर जो आदमी जो जिसके कब्जे में है उसके खिलाफ स्ट्रगल करे, ठीक है, और जो ऐसे करते हैं वो सही नेशनलिस्ट हैं, जो ट्रू नेशनलिस्ट हैं। यासीन मलिक में जिसके कब्जे में है उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो डज दैट मीन कि वो ट्रू नेशनलिस्ट हैं? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर है रियासत के उस हिस्से में जहाँ वो रहता है, वहाँ कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त करता है। जो है ये उसकी चॉइस है। हम कोई यहाँ फतवाबाज तो नहीं बैठे हुए हैं कि हम लोगों को, हम ये कहते हैं कि ट्रू नेशनलिज्म का ये क्राइटेरिया है कि जो अपनी रियासत की आज़ादी, जो अपनी रियासत की सालमियत, जो अपनी रियासत की खुद मुख्तारी पे यकीन रखता है, और इर्रिस्पेक्टिव सारे जो उस वतन के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनका कोई रंग है, कोई नस्ल है, कोई कौम है, कोई कबीला है, कोई मजहब है, उनके इक्वल राइट्स की बात करता है। ही इज ए ट्रू नेशनलिस्ट।
मतलब अगर यासीन मलिक साहब ये करते हैं तो वो तो ऐसे इवन दो इन्हीं जो ज़ात कश्मीर का रहने वाला हो या श्रीनगर का रहने वाला हो, वो एक काबुल से लेकर दूसरे के खिलाफ कर रहा हो, तब भी वो ट्रू नेशनलिस्ट है? नो, देखें ये जो है ना नेशनलिज्म का ये जो लेने देने का जो चक्कर है ना, ये तो नेशनलिज्म की पहली ही नफी ये होती है कि आप हमारे पास 1 मिनट रहेगा सिर्फ क्विकली। अगर एक आदमी बंदूक इधर से लेता है जाकर श्रीनगर इस्तेमाल करता है, या श्रीनगर में लेता है बंदूक जो पैसे लेता है और यहाँ पर इस्तेमाल करता है, तो वो आप उसको नेशनलिस्ट नहीं कह सकते। जो यहाँ लेकर उतर जाएगा या श्रीनगर में। देखें जी, ट्रू नेशनलिज्म की ये है कि उसका, जैसे हम ये कहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर को आज़ाद और खुद मुख्तार होना चाहिए, हिंदुस्तान का कोई हक नहीं है कि वो हम पे कब्जा करे, पाकिस्तान का कोई हक नहीं है कि हम पे कब्जा करे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान को हम कश्मीरियों का हक के आज़ादी हमारी तस्लीम करना। अच्छा, तो फिर अगर कोई जो है और अगर जो है फिर अपने वतन के अंदर, देखिए बात ये है ना। अच्छा क्विकली प्रॉब्लम ये है कि इन पार्टियों ने ये जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बलगूबा गठा हुआ है, इन्होंने 3 लाख से ज्यादा पंडितों को हिजरत पे मजबूर किया, वतन छोड़ने पे मजबूर किया। ये कौन सा नेशनलिज्म है? ये कौन सा सेकुलरिज्म है? ये कौन सी आजादी है कि जिसमें आप अपने ही मादरे वतन के लोगों को अगवा करें, उनको कत्ल करें? एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को, वाइस चांसलर को, जो हजारों किताबों का मुसन्नफ था, उसको आपने किडनैप करके उसको कत्ल कर दिया। तो ये कौन सी आजादी की बात है? आजादी, सबसे बड़ी बात यह है कि आजादी में दूसरे की शख्सियत का भी, दूसरे के नजरियात का भी, दूसरे के व्यूज का भी एहतराम, उसका हकूक को भी रिस्पेक्ट करना पड़ता है। तो ये दूसरा, उसमें श्रीनगर का एक आदमी जो पाकिस्तान से पैसे लेकर इंसान के खिलाफ स्ट्रगल करता है, नेशनलिस्ट नहीं है, ये कह रहे हैं आप? देखिए जी, मैं यहाँ कोई मौलवी नहीं बैठा हुआ, मैंने एक क्राइटेरिया आपको बताया हुआ है कि जो भी। लास्ट क्वेश्चन, क्या आप मकबूल भट्ट को अपना लीडर मानते हैं? देखिए, मेरी पार्टी है यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी, जिसकी आदर्शें हैं और मैं उसके साथ अपने आप को फोकस करता हूँ। मकबूल भट्ट साहब जो है वो लीडर थे, माजिर आशमारी के सदर थे, और मतलब यह है कि जो है ना, और जब उनको फांसी हुई तो उस वक्त भी उन्होंने माजिर आशमारी से कोई ताल्लुक नहीं, लीडर ऑफ द माजिर आशमारी। बाद में लिबरेशन फ्रंट ने भी उसको ऑन किया, लेकिन मेंबर नहीं थे वो। लेकिन यह है मेंबर नहीं थे, हम उनका एहतराम करते हैं, उनकी शख्सियत का एहतराम, उनके स्ट्रगल से इत्तेफाक करते हैं, उनके स्ट्रगल से इत्तेफाक करते हैं, और उनको जो फांसी लगाई गई है उस पर हमने शदीद प्रोटेस्ट, उनके स्ट्रगल से इत्तेफाक करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, देखिए स्ट्रगल जो है ना, अगर इत्तेफाक करते होते तो मैं लिबरेशन फ्रंट का मेंबर होता। आप इसी पर खत्म करते हैं। सॉरी भी बात चूंकि थोड़ी सी आगे चली गई है, सॉरी फॉर टेकिंग बिट लॉन्गर देन यूजुअल। नाजरीन, आपने डिबेट सुनी, स्टे विद, यही कहूँगा कि सी यू नेक्स्ट वीक विद न्यू टॉपिक एंड न्यू गेस्ट। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।